ओके सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस विच इज़ आरजीपीवी रूमर्स। एंड आज हम लोग करने वाले हैं थ्योरी वन शॉट ऑफ यूनिट 3 फ्रॉम बी ट्रिपल ई बी टी 104 आरजीपीवी। सो ये चीज़ जो है मैं काफ़ी सारे वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी बता रही हूँ। देखो, अगर आप इस चैनल पे नए हों तो मैं बता दूं, यहाँ पे हम हर सब्जेक्ट की वन शॉट सीरीज़ जो है कर रहे हैं। और हम बी ट्रिपल ई की जो मतलब आने वाला पेपर है हमारा 30th को, उसकी भी वन शॉट सीरीज़ कर रहे हैं। बस ये थोड़ी बाकियों से डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिकल और थ्योरी को थोड़ा अलग अलग रख रहे हैं। हम यूनिट वाइज थ्योरी भी कर रहे हैं और यूनिट वाइज न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं, राइट। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी अगर मैं बताऊं तो 4 वीडियोस हो चुके हैं इस सीरीज़ में, जो कि है बेसिकली न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 5, न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 4 एंड बेसिकली थ्योरी वन शॉट ऑफ यूनिट 5 एंड थ्योरी वन शॉट ऑफ यूनिट 4। अगर आपने वो 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों पे मिल जाएगी। सो प्लीज़ अगर आपने वो नहीं कंप्लीट किया तो उसको जाके कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द यूनिट 3 पार्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं सिलेबस फ्रॉम ऑफिशियल आरजीपीवी वेबसाइट, क्योंकि ऐसा आपको हमेशा पता होता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंसी, ठीक है। रिलेवेंसी पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं बच्चे को कि आप जो है आरजीपीवी के रिलेवेंट पढ़ाते हो या फिर नहीं पढ़ाते हो। तो यार ये जज करने वाले हम कोई नहीं होते, क्योंकि हमको तो पता है कि हम पढ़ाते हैं। ये जज करने वाले आप होते हो, बिकॉज अगर आपको लगता है कि हम नहीं पढ़ाते तो आप जाके ये जो स्लाइड है, ठीक है, इसका बेसिकली आप देख सकते हो, ठीक है। जब आप पूरी वीडियो देख लोगे तो उसके बाद आप इसमें से जाके सिलेबस जो है चेक कर सकते हो कि जो भी हमने पढ़ाया है वो सही है या फिर गलत है, एंड ऑल्सो कि जो भी पढ़ाया है वो एग्जैक्टली मतलब फुलफिल करता है आरजीपीवी सिलेबस को या फिर नहीं करता, ठीक है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, विच इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट नंबर 3 जो है उसमें ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बेसिकली न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल वन शॉट भी आपके पास आ जाएगा इस वीडियो के बाद। हमें बेसिकली आई थिंक कुछ मिनटों का समय दीजिएगा, ये जो है वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी। उसके बाद बेसिकली नेक्स्ट वीडियो वही होने वाली है, बेसिकली यूनिट 3 के न्यूमेरिकल वन शॉट की। तो प्लीज़ आपको जो है उसी प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के बाद इसी चैनल पर आपको वो देखने को मिल जाएगी, ये सेम न्यूमेरिकल वीडियो फॉर यूनिट 3, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड मैं कहूँगी कंटेंट्स की, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कंटेंट्स हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके का रोड मैप देते हैं कि किस रोड मैप से हमारी बेसिकली जो है पूरी वीडियो होने वाली है। प्लस अगर बात कहूँ तो किस तरीके से हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर एक चीज़ कहूँ तो कि क्या क्या बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है और किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो इस बेसिकली पूरी मैं बता ही देती हूँ, ठीक है, कंटेंट्स वाली स्लाइड पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है। तो हम बेसिकली ये पूरा जो कंटेंट्स है आप भले इसको देख सकते हो 2 मिनट के लिए। नेक्स्ट हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे पूरा चैप्टर और एट द एंड बेसिकली हम इस स्लाइड पे वापस आएंगे, जिसमें बेसिकली मैं आपको सारे टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बेसिकली अगर आप कहो तो मैं सब कुछ जैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वैसे आपको एक बार बता दूंगी। ऑल्सो देर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि यहाँ पे हम बेसिकली यूनिट 4 और यूनिट 5 को, जैसा आपको पता है, हम कवर अप कर चुके हैं। तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके शॉर्ट सेक्शन में, ठीक है, यही सेम चैनल के यूट्यूब के शॉर्ट्स सेक्शन में आपको हमारे चैनल पे आरजीपीवी रूमर्स चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऑल्सो अगर आपने व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ पिन कॉमेंट्स में उसकी लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लेगा कि जो भी हमारे पास नई वीडियो अपलोड होती है हम वहाँ पे भी इसको अपडेट करते हैं। एंड आप यहाँ पे भी बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस आएँ, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ नथिंग बट मैग्नेटिक सर्किट के कुछ बेसिक टर्म्स, ठीक है। तो देखो, ये बेसिक टर्म्स आपने बहुत बार पढ़े होंगे, इनका फॉर्मूला भी देखा होगा, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर कुछ बेसिक टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं तो हम जो है उनको एक बार और गो थ्रू कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, थोड़ा सा कलर काफ़ी डल हो रहा है, ओके, ठीक है। चलिए,
मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हो तो ये क्या होता है, टोटल मैग्नेटिक लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड में होती हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बी क्रॉस ए। एंड बेसिकली बात करूँ यूनिट की तो वो क्या होती है बेसिकली वीबर, ठीक है। चलिए ये क्रॉस नहीं है, ठीक है, अगर आप इसको क्रॉस समझ रहे हो तो गाइस ये क्रॉस नहीं है, ये है मल्टीप्लीकेशन का साइन। मतलब वैसे अगर आप इसमें बात करूँ कि अगर इसमें कहीं एंगल का मेंशन रहता है तो फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है और कॉस थीटा होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है। दिस इज नॉट अ क्रॉस बट दिस इज यू कैन से अ डॉट, ठीक है। तो ये बेसिकली बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मल्टीप्लीकेशन का साइन है वो, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म विच इज बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बी से, जो कि होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई अपॉन ए, ठीक है। एंड इसकी यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है। चलिए मूविंग टू बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर आप इसको इंटेंसिटी भी कह सकते हो और मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कह सकते हो, ठीक है। आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक कि बेसिकली कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक एक्शन में है और कितना ज़्यादा उसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स है अट्रैक्ट करने वाला, उसी को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से और इसका फॉर्मूला होता है एन आई अपॉन आई, ठीक है। चलिए इसकी यूनिट होती है ए अपॉन एम, ठीक है। फिर बात करते हैं एब्सोल्यूट परमिटेबिलिटी की, जो जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या, मेजर ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक की मटेरियल मतलब कितनी मटेरियल की एबिलिटी है कि वो मैग्नेटिक लाइंस को कंडक्ट कर सकता है। लाइक अगर बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक लाइंस नहीं बनाते। जैसे कि अगर आप एक ले लो, अगर एक लॉग को ले लो, ठीक है, तो लॉग जो है बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस नहीं बना पाएगा ना, राइट। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेटिक लाइंस नहीं बना पाते और कुछ जो बना पाते हैं उसको हम इससे देखते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट परमिटेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, एच बाय एम, ठीक है। फिर बात करते हैं बेसिकली रिलेटिव परमिटेबिलिटी की, तो इसको हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली मटेरियल की परमेबिलिटी जो हमने यहाँ पे देखी थी उसके उसके रेशियो में क्या होगा, बेसिकली एयर और वैक्यूम की परमेबिलिटी। जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं वैसे रिलेटिव परमेबिलिटी भी है, जिसमें हम क्या करते हैं कि उसकी मतलब जो भी सब्सटेंस की परमेबिलिटी या मटेरियल की परमेबिलिटी हम ले रहे हैं वो अपॉन बेसिकली एयर और वैक्यूम की परमेबिलिटी। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। और इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती क्योंकि दोनों ही एक जैसी परमिटिबिलिटी ही यूनिट्स है, तो इसकी कोई डायमेंशंस या फिर यूनिट नहीं होती, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पे कुछ और भी बेसिकली शॉर्ट टर्म्स है, जैसे कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स जिसको हम एमएमएफ भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऐसा फोर्स जो कि फ्लक्स प्रोड्यूस करे उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। उसके बाद बात करें तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स की बेसिकली हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू आई। और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि हर हर जगह एन क्या होता है, तो एन इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड आई इज बेसिकली करंट, ठीक है। तो इसकी बेसिकली यूनिट क्या होती है, एम्पियर और टर्न, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं रिलक्टेंस की, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, अपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोजिशन की बात करें अगर तो वो क्या होता है, बेसिकली मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो बस वही होगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स का इनवर्स, ठीक है। फिर इसकी यूनिट होती है 80 अपॉन वीवर। फिर उसके बाद बात करें यहाँ पे परमियंस की, तो ये बेसिकली ईज ऑफ मैग्नेटिक फ्लो, ईज ऑफ मैग्नेटिक फ्लो मतलब रिलक्टेंस का इनवर्स परमियंस होगा क्योंकि ये अपोजिशन था और ये ईज है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस, यहाँ पे ले सकते हो इनवर्स ऑफ रिलक्टेंस भी, ठीक है। फिर इसकी यूनिट बिल्कुल इसके मतलब उल्टे में हो जाएगी। फिर बात करते हैं लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मैग्नेटिक लाइंस दैट डू नॉट फॉलो द डिजायर्ड पाथ। तो ऐसी कुछ लाइंस भी होती है हमारे पास जो कि एक डिजायर्ड पाथ को फॉलो नहीं करती है, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको सारे के सारे टर्म, सारे के सारे इसके फॉर्मूलाज और यूनिट्स जो है क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली हमारे पास बात करते हैं सीरीज एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट्स, ठीक है। तो आपको पता होगा जैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में सीरीज और पैरेलल करते हैं वैसे बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट्स में भी हमारे पास क्या आता है, मैग्नेटिक सर्किट में भी हमारे पास सीरीज और पैरेलल यहाँ पे होता है, ठीक है। तो कैसे हम देखते हैं सीरीज और पैरेलल, तो देखो बेसिकली सीरीज की बात करें तो उसमें सबका मैग्नेटिक रिलक्टेंस, ठीक है, रिलक्टेंस किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, एस से, ठीक है। तो S1 प्लस S2 ये जो है टोटल एमएमएफ मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स में एड अप होता है और फाइव से हम इसको इंटू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर
बात करूँ पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में, तो इनवर्स ऑफ रिलक्टेंस इज एड अप, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला रिलक्टेंस, ठीक है, मतलब S1 और ये, मतलब आप कह सकते हो टोटल परमियंस एड अप होता है, क्योंकि रिलक्टेंस का इनवर्स क्या होता है, परमियंस होता है, तो बेसिकली टोटल परमियंस जो है वो यहाँ पे एड अप होता है। और MMF इज सेम इन ईच पाथ, मतलब मैग्नेटोफोटिक फोर्स जो है सेम ही रहता है। और अगर आपके पास एक से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स है तो आप ऐसे प्लस करके लिख सकते हो, एंड ये टोटल परमियंस इसमें होता है, और इसमें बेसिकली टोटल रिलक्टेंस एड अप होता है, ठीक है। सो दिस इज फॉर द सीरीज एंड पैरेलल। तो आई थिंक आपको समझना होगा कि सीरीज में बेसिकली रिलक्टेंस एड अप होता है MMF के साथ में, और पैरेलल वाले में उसके इनवर्स यानी कि परमियंस एड अप होता है, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नथिंग बट, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज बेसिकली BH कर्व इन शॉर्ट, ठीक है। तो बेसिकली देखो BH कर्व पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा नहीं पूछे जाते बल्कि इससे जो लॉस क्रिएट होता है, या जो इसका एक आप कह लो कि इसका जो मतलब इफेक्ट है हिस्टैरिसीस, ठीक है, उस पर बेसिकली काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो पहले हम BH कर्व को देख लेते हैं, और इसके बारे में जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो उसको देख लेते हैं। उसके बाद अगर बात करूँ तो मैं हम जो है बेसिकली यहाँ पे हिस्टैरिसीस वाले पे भी चलेंगे, ठीक है। तो अगर BH कर्व के बारे में बात करूँ तो ये एक रिलेशन शो करता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बीच में और मैग्नेटिक स्ट्रेट में, ठीक है। BH कर्व, ठीक है, B हमको पता है क्या होता है, B हमने ऊपर टर्म्स में आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो B हमारी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, H होता है, ठीक है। फिर इनिशियली B जो है इंक्रीज करता है शार्पली विद H, ठीक है, तो पहले पहले इंक्रीज करते हैं, लेटरल जब ये थोड़ा सा सैचुरेट हो जाते हैं तो नो मेजर चेंज इन B, मतलब B में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, तो B में कुछ मतलब खास चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर बात करूँ तो इस एक्सिस में B हमारे पास है, तो देखो B में कोई खास चेंज आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। पहले थोड़ा सा लेटरली इंक्रीज करा, फिर ऐसे चला गया, ठीक है। B में कुछ खास चेंज नहीं है, और H में भी इतना कुछ खास चेंज नहीं होता, लेकिन बस क्या होता है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बस सैचुरेट होने लगता है, तब बस थोड़ा सा हल्का सा स्टीप हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये हर मटेरियल के लिए दूसरा दूसरा होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा BH कर्व एक ही जैसा है, हर मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर अपना डिपेंड करता है, क्योंकि हर मटेरियल की फ्लक्स डेंसिटी अलग होती है और स्ट्रेंथ अलग होती है, ठीक है। चलिए मूविंग टू द पार्ट, हम बात करते हैं हिस्टैरिसीस के बाद में, जो कि अगेन यही है, ठीक है। अब एक होता है हिस्टैरिसीस, देखो ये मैं पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ। हिस्टैरिसीस लूप एक होता है बेसिकली चीज जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हिस्टैरिसीस लूप भी हम किसको बोलते हैं, BH कर्व को ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने वापस नहीं बनाया, बट अगर बात करूँ तो हिस्टैरिसीस लूप इज एग्जैक्टली सेम विथ BH कर्व, ठीक है। चलिए मूविंग टू बेसिकली क्या होता क्या है हिस्टैरिसीस में, तो ये एक लैग होता है बिटवीन बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में, अकर्स ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो जब मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होता है तब ये चीज़ों को अकर होती है, मतलब बेसिकली अगर कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं या फिर फील्ड लाइंस नहीं बन रही, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। B डजंट रिटर्न वाया द सेम पाथ एज H, ठीक है, तो H जैसे जो सेम पाथ पे रिटर्न करता है वैसे B नहीं करता, और ये क्लोज लूप BH लूप जिसको हम बोलते हैं, यहाँ बोल दो BH कर्व जिसको हम बोलते हैं, उसके मतलब ये जो है ये फॉर्म करता है। लूप एरिया बेसिकली क्या होती है, एनर्जी जो होती है लॉस्ट एज हीट, ठीक है। तो अगर आपसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि लूप एरिया कैलकुलेट करो, तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक एनर्जी या फिर हीट एनर्जी जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। उधर आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी उसके हिसाब से आप निकालोगे, तो वो बेसिकली आपको उसका लॉस निकालना पड़ेगा। और जितना बड़ा ये लूप होगा, ठीक है, जितना बड़ा ये लूप होगा उतना ज्यादा ही हिस्टैरिसीस लॉस होगा। सॉफ्ट आयरन में बेसिकली एक बात करते हैं, नैरो लूप होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने सॉफ्ट आयरन का बता रखा है, जिसमें थोड़ा सा नैरो लूप होता है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर नैरो लूप है यानी कि कम हिस्टैरिसीस लॉस हुआ है, जो कि अच्छा है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, इसमें 0 to A में मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट करता है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो ऊपर वाले BF कर्व में, यहाँ से बेसिकली यहाँ पे O से नहीं है, बेसिकली आप A वाले को क्या नाम दे सकते हो, 0, और बस एक मतलब O नाम दे सकते हो, और यहाँ पे E F तक है तो F को आप नाम दे दो बस E, ठीक है। एक एक नंबरिंग आप पीछे करके देख सकते हो, ठीक है, और बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम होने वाला है। यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होता है, फिर सैचुरेशन अगर करता है, और फिर देखो आप रिड्यूस टू 0 हो जाती है, लेकिन बेसिकली B 0 नहीं होता है, रिटेंटिविटी जिसको हम बोलते हैं, फिर H रिवर्स हो जाता है,
और बी जीरो हो जाता है, जिसको हम क्रोसिटिविटी कहते हैं, और लूप एरिया को हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ तक आया, फिर सैचुरेशन अगर कर गया लेकिन जीरो नहीं हुआ पहले बी, फिर उसकी यहाँ पे देखो बी जीरो नहीं हुआ। ठीक है, पर एच हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे करके वापिस से रिटर्न करता है। ठीक है, फिर विंग ग्रो करता है, फिर सैचुरेशन आ जाता है, फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये पूरा लूप का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो बेसिकली देखो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, ये आपने अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा, लाइक 12th क्लास में आप पढ़ते हो बायो सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, बायो सेवर्ट्स, ठीक है, आई डोंट नो द स्पेलिंग। ठीक है, आप जो भी लिख लेना, बायो सेवर्ट्स लॉ आप जो है पढ़ते हो इसमें, तो इसमें बेसिकली आपको पता चल जाता होगा कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग कंडक्टर से होती है। वैसे तो देखो, अगर बात कहूँ तो इस पे आपके आरजीबी रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल्स या कुछ नहीं आते, तो बस आपको इसका कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और क्या दो तीन चीजें हैं। ठीक है, देखो एक तो आपको ये तो पता चल ही जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, बेसिकली अगर मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करी गई है तो ऐसा कोई कंडक्टर होगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और वहां पे बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अप हो रही होगी। इतना आपको इससे समझ में आ रहा है। अब बेसिकली नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आ सकता है कि कैसे हम इसको मेजर करते हैं, तो वो आप मेजर करते हो विद द राइट हैंड थंब रूल, जिसमें आप बेसिकली अगर थंब को रखोगे और उसमें जो थंब है वो बेसिकली करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और बेसिकली जो फिंगर्स है, ठीक है, फिंगर्स जो कर्ल होंगी आपकी, ठीक है, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स हम जिसको बोलते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हमको देगी। फिर एज एन एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर। ठीक है, एंड कब से मैं म्यू नॉट कर रही हूँ, तो म्यू नॉट का आपका देखो वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7 आपकी इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो जहां भी अगर लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस में तो ये गिवन ही रहता है, लेकिन आई डोंट नो अबाउट आरजीपीवी की इसमें बेसिकली गिवन रहता है। लाइक मैंने तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे हैं ऐसे जिसमें आपको ये वैल्यू नहीं दे रखी होती है, एंड बेसिकली इसमें एक्चुअली देखो ये वाला जो पार्ट है पूरा मैग्नेटिक वाला, इससे कभी आज तक कोई न्यूमेरिकल आया ही नहीं। ठीक है, वो और इस पार्ट से भी वो नहीं देते मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि उनको पता है कि इसमें जहाँ सारा बच्चा जो है कुछ नहीं लिख पाएगा, राइट। तो ये जो है पार्ट आपका सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड पार्ट है, इससे क्वेश्चंस आना इज लाइक ना के बराबर, ना के बराबर आज तक आए नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि आगे भी आएंगे, लेकिन इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द चैप्टर, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, फिर बात करती हूँ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इसमें बात करते हैं तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड, इसमें बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता है। अब अगेन वही चीज है कि अगर बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है तो कुछ ना कुछ फोर्स भी होगा, लेकिन फोर्स को मेजर कैसे करते हैं हम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। बेसिकली इसमें जो है आप रूल में लगा सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, F इजिकल्स टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, और आपको पता होगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें होता है बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम जैसे हाथों को मूव करते हैं या मतलब हाथों के हम डायरेक्शंस को लेते हैं, बेसिकली उसके हिसाब से हम बात करें तो F इजिकल्स टू बी आई एल साइन थीटा होता है। नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो अभी आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आगे मेरी स्लाइड्स में आपको रूल भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एसी एक्साइटेशन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो देखो ये जो टॉपिक है ये मतलब अगर मैं कहूँ तो लाइक आपसे एक दो बार पूछा गया है, और ये थोड़ा सा अगर बात करूँ तो टफर साइड पे आपका आ जाता है। लाइक इसको समझ पाना इज लाइक बहुत टफ, अगर आप पेपर के एक दो दिन पहले सोच रहे हो कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, तो देखो ये जो मैं समझा रही हूँ इट इज जस्ट दैट कि आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक जो होता है बेसिकली टेक्निकली अगर पूरा बात करूँ तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मैग्नेटिक सर्किट अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है अगर आप सोच रहे हो कि बट इसके ऊपर लाइक देखो शॉर्ट नोट्स आते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स आते हैं, और शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको इजीली इसमें बता सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होता क्या है, पहले आप ये सुनो। देखो एसी करंट प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो एसी करंट है वो अगर ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उसको ही हम एसी एक्साइटेशन इन मैग्नेटिक सर्किट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दो कॉजेज होते हैं, सबसे पहले हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। इन दोनों लॉसेस की वजह से बेसिकली ये चीज हुआ करती है।
इन दोनों लॉसेस के बेसिकली कुछ फॉर्मूलाज गिवन है जिनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप जो है थोड़ा बहुत एडी करंट लॉस के बारे में और हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। एंड एडी करंट लॉस इज बेसिकली एक ऐसा लॉस जो कि एसी करंट की वजह से प्रोड्यूस अप होता है, हीटिंग और बेसिकली कॉपर लॉसेस। जो कॉपर लॉस में हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था वो चीज जो है बेसिकली आप इसमें लिख सकते हो। इट बेसिकली रिलेट्स टू आयरन एंड कॉपर लॉसेस, ठीक है। वैसे हम इसमें आगे जाके ये दोनों चीजें कवर अप करने वाले हैं, लेकिन मैं अभी से आपको बता दूं एडी लॉस इज समथिंग रिलेटेड टू कॉपर एंड आयरन। मेजर कॉपर लॉस होता है लेकिन थोड़ा बहुत इसमें आयरन लॉस भी होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा होगा कि अगर शॉर्ट नोट लिखना है तो कैसे आपको इसमें बेसिकली काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसके बाद बेसिकली सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, जो कि आज तक कभी पूछी तो नहीं गई है लेकिन अगेन द सेम थिंग, क्योंकि आपको थोड़ा सा बेसिक समझना बहुत जरूरी है इसका, तो इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, द इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रैक्शन के बारे में बात करूँ तो ये होता है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और बात करते हैं करंट शो प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, ठीक है। तो जो करंट है वो बेसिकली क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अराउंड द कंडक्टर, ठीक है। इसी के बारे में हम पहले बात कर रहे थे कि इसका क्या होता है, बेसिकली जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अप करता है वो कैसे करता है, इलेक्ट्रिक करंट की सहायता लेके, और उसमें बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही फील होता है, ठीक है। फिर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे आपके डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ी सी शॉर्ट टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको चीज़ों को लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ इन कॉइल, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स में बेसिकली जो है इंड्यूस होता है ईएमएफ, वैसे ही जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में हमारा चेंज आता है तो बेसिकली हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पे हो जाता है। लेकिन क्या आप इतना लिख के छोड़ दोगे अगर फर्स्ट लॉ पे, या बेसिकली फर्स्ट लॉ पे डायरेक्टली आपको शॉर्ट नोट नहीं आता है, दोनों पे शॉर्ट नोट आता है कि फर्स्ट और सेकंड लॉ आप लिखिए, फैराडेज लॉ पर शॉर्ट नोट, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए और कॉस थीटा पता होगा, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है। अब आपको इसमें जब बात करी गई है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, तो क्या आप ये नहीं लिख सकते कि 3 कंडीशंस होती है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की, क्या क्या, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, या फिर बेसिकली हमारे पास एरिया चेंज हो जाए, या फिर बेसिकली हमारे पास एंगल चेंज हो जाए, तो इस सबसे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकता है। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल का, ठीक है। आई थिंक ये समझ पा रहे हो। और इसमें आप लिख दीजिएगा डॉट प्रोडक्ट भी होता है, और कब कॉस थीटा 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। लाइक इजीली आई थिंक आप इस फॉर्मूले की जो कंडीशंस है उनको बता बता के आप जो है कंटेंट को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो और एक पेज तक आप जा सकते हो, राइट। सेकेंड लॉ के ऊपर आते हैं तो ये तो बहुत ही इजी लॉ है कि बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली इसमें अगेन ईएमएफ वाली सिचुएशंस लिखनी है, और आप चाहो तो अपनी मर्जी से आप एक दो वैल्यूज लेके इसमें सॉल्व करके आंसर लिख के आ सकते हो, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो कि पहले आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, या तो फिर अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है तो आप बेसिकली उस वैल्यू को लिख लो, या आपको 5 1 5 2 दे रखा है तो 5 2 माइनस 5 1 करके लिखो। ये चीजें लिखने से वहां पे आप अगर सोचोगे ना तो देखो आप बच्चे नहीं हो, लेकिन ये जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना ये याद रख पाना ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मतलब ये पॉइंट्स अगर आपको अनइम्पॉर्टेंट लग रहे हैं तो फिर आप पूरा आंसर नहीं लिख पाओगे, लेकिन ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद ये वाला जो काम है जैसे कि कॉस थीटा कब कब 0 होगा, ये नहीं, ये वहां पे बच्चे जैसी चीजें हैं सोचने वाली, और ये आप वहाँ पे जब एक्सटेंड करके लिखते हो ना तो आपको खुद समझ में आने लग जाता है कि क्या होता है। आपको अगर कहीं भी कंटेंट कम लगता है ना तो आप ये सिर्फ सोचो कि आप उसमें खुद से क्या लिख सकते हो। बिकॉज अगर बात करूँ तो देखो इसमें ये फर्स्ट लॉ के अगर आप, चलो मैं मान लेती हूँ कि आपको इसमें बहुत सारी चीजें क्या कर लोगे, अगर आप कहीं ज्यादा बड़ी डेफिनेशन 3 4 लाइन की भी याद कर लोगे तो उसमें अल्टीमेटली मतलब यही निकलेगा। और अगर आप खुद से इंक्रीज करके लिखोगे तो आप यही लाइन 5 बार लिखोगे। तो 5 बार लिखने से अच्छा कि आप कॉस थीटा की कंडीशंस बता दो, कैसे कैसे फ्लक्स चेंज होगा, कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, एरिया चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, इसके बारे में लिख के कर लो। सो ये होता है एक स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो ये स्मार्ट वर्क जो है आपको यहाँ पे करना सीखना चाहिए। एंड आई फील कि अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको ये चीज आती ही होगी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज बेसिकली लेंस लॉ। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉस कॉर्ड प्रोड्यूसिंग इट, ठीक है। अब एक चीज सोचो, यहाँ पे आपको क्या ले रखा है कि हर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बेसिकली
इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है बेसिकली क्या करता है, बेसिकली अपोज होता है, जो अपोज करता है उस कॉज को जो प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन बेसिकली अगर मान लो कि आप अपने पापा को ही गलत तरीके से जवाब दे रहे हो, ठीक है, लेंस लॉ इज समथिंग कि आप अपने पापा को ही गलत तरीके से जवाब दे रहे हो, तो वो क्या होता है, बेसिकली लेंस लॉ होता है। ठीक है, बेसिकली जिन्होंने आपको पैदा किया है आप उनको ही अगर बहुत गलत तरीके से जवाब दे रहे हो तो गलत बात है ना। तो बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसने मतलब इंड्यूस किया है ईएमएफ को, जिस कॉज ने, उसी को ही बेसिकली ये क्या करता है, अपोज करता है। अब वो कॉज कुछ भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो सकता है, एंगल में चेंज हो सकता है, एरिया में चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बस उसी को ही अपोज करता है। अगेन ये चार चीजें आप लिख सकते हो अगेन इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, जिसने अपोज किया। अगर लेंस लॉ पे आपका शॉर्ट कॉन्टेंट आता है और ये एमएफ वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो। मतलब एक चीज सोचो, लिखने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन की वर्ड्स, की पॉइंट्स, अगर ये ऐसी की वर्ड्स, की पॉइंट्स आपको याद नहीं रहे तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये बेसिकली मैंने बोला था कि अगर आपको नहीं समझ में आया था उस टाइम तो आप चिंता मत करिएगा। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ईएमएफ का डायरेक्शन देने के लिए, और ये बेसिकली फोर्स का डायरेक्शन देने के लिए होता है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो थंब जो है आप मोशन में रखिए। ठीक है, मतलब थंब जो है बेसिकली आपका मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली इंडेक्स फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और मिडिल फिंगर जो है बेसिकली आपकी ईएमएफ को बेसिकली जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी। फिर लेफ्ट हैंड वाले की बात करूँ तो ये फोर्स के डायरेक्शन को देता है, जिसमें थंब आपका फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स आपका बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और आपका मिडिल फिंगर जो है करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि जो हमने फोर्स वाला पढ़ा था वो आप यहीं से, जो हमने पढ़ा था IBL साइन थीटा, उसको आप यहीं से ही देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत लोग आते हैं लाइक कमेंट में लिख के जाते हैं कि आप डेप्थ में नहीं पढ़ाते हो, या फिर लाइक आपने चीजें अच्छे से कवर नहीं कर रखी। यार मैंने रूल्स तक बता रखे हैं, इतना मतलब आई थिंक डेप्थ में इस यूट्यूब पे कोई भी नहीं है जो इतना बेसिक से स्टार्ट करता है और इतना बेसिक पढ़ाता है। और अगर आपको लगता है कि बहुत कम कंटेंट है तो यार आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं आपको ये भी बताने बैठ जाऊं कि थंब मोशन को, इंडेक्स फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, मैंने लाइक इसमें समझाने का कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आप ये खुद से समझ सकते हो कि क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, और आप एक बार इसको पढ़ रहे हो तो करके देख सकते हो। बस इतना ही आई थिंक, मतलब आप भी कर सकते हो अपने एंड से और मैं भी कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा आप बेसिकली अगर बात कर मतलब आई डोंट थिंक सो कि इसमें इससे ज़्यादा कोई चीज़ें आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी से। ठीक है, चलिए मूविंग टू इंड्यूस्ड ईएमएफ के दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो सबसे पहले बात करते हैं डायनेमिक वाले के। तो ये बेसिकली इसमें जो कंडक्टर है वो मूव करता है, स्टैटिक वाले में कंडक्टर जो है स्टैटिक रहता है, इसमें फ्लक्स चेंज होता है। फिर एग्जांपल इसका जनरेटर और इसका ट्रांसफार्मर हो सकता है। टाइप बात करें तो इसका मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में ऑब्वियसली बात है। अगर जनरेटर हमने पढ़ रखा है तो पिछले यूनिट में से आपको याद रहना चाहिए कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल आता है, और ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एंगल या एरिया चेंज आपका हो ही रहा होगा। फिर बात करें सोर्स की तो मोशन ऑफ कंडक्टर, एंड यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए मूविंग टू बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली सेल्फ इंडक्शन और बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले तो अगर बात करती हूँ सेल्फ कॉइल, मतलब कॉइल किस तरीके से प्रेजेंट रहती है, तो इसमें सेल्फ यानी सिंगल कॉइल रहेगी, और म्यूचुअल इंडक्शन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो कॉइल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करती हूँ ईएमएफ इंड्यूस की, तो ये जो एक ही कॉइल है सेम कॉइल उसमें इंड्यूस होता है, लेकिन यहाँ में क्या होता है, प्राइमरी में इंड्यूस होता है तो उसका इफेक्ट सेकेंडरी में दिखता है, यानी कि एडजेसेंट कॉइल्स में आपका होता है। कॉज इसका खुद का फ्लक्स, क्योंकि सेल्फ इसलिए ही नाम दिया है कि खुद का ही फ्लक्स इसमें जो है चेंज लाएगा, और जैसा कि मैंने आपको बोला इसमें प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होता है और इफेक्ट कहाँ पे दिखता है, सेकेंडरी में, तो नेबर का कॉइल फ्लक्स जो है ये यूज करेगा। फॉर्मूला की बात करूँ तो E इज इक्वल्स टू -L/di/dt, और इसमें बात करूँ तो E इज इक्वल्स टू -M/di/dt। इसको कांस्टेंट बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का, जिसकी अगर आपको लाइक क्वेश्चन आता है तो वैल्यू आज आपको दे रखी होती है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर वो बेसिकली क्या होती है, W इज इक्वल्स टू हाफ Li²। L क्या होता है बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस, एंड I² इज बेसिकली नथिंग बट बेसिकली आपका करंट का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसमें भी सीरीज और पैरेलल
होती है चीजें जिसको हम बेसिकली एडिंग बोलते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज एडिंग के बारे में और सीरीज अपोजिंग के बारे में, और सिर्फ पैरेलल में एडिंग वाला केस रहता है। तो इसमें बेसिकली अगर बात करूँ तो एडिंग वाले में आपका जो भी L1 L2 है इसको प्लस कर लीजिए, एडिंग वाले में प्लस प्लस 2m आता है, और अपोजिंग वाला तो इसमें माइनस 2m आता है। एंड पैरेलल एडिंग में सिर्फ एडिंग ही होती है। तो बेसिकली अगेन इसमें वैसे आप अपोजिशन वाला भी अपने दिमाग में लगा सकते हो कि -2m बाय L1 और L2 आएगा, और बेसिकली एडिंग में क्या रहता है, बस आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में करा एंड बेसिकली एडिंग वाले में +2m अपॉन L1 अपॉन L2 आता है। और अब अपोजिंग की बात करें तो -2m अपॉन L1 और L2 आता है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो कि बेसिकली ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, अब लाइक आई थिंक अगर आप पूरा चैप्टर छोड़ रहे हो इसमें से तो प्लीज ट्रांसफॉर्मर को मत छोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इसका एक क्वेश्चन तो मतलब आ ही सकता है। ठीक है, लाइक आप बोल दो इसका कहीं से भी आ सकता है, लाइक डेफिनेशन तो मतलब लिखनी है सब में, लेकिन वर्किंग और बेसिकली इसके न्यूमेरिकल में से कहीं ना कहीं से ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बेसिकली इस टॉपिक से। तो ये क्या है, बेसिकली बोलता है अ ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो कि ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब ईएमएफ जनरेट इसमें होगा ही होगा। और बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो आई थिंक आपको समझ में होगा। अभी तक आप लोग सोचते हैं कि ट्रांसफॉर्मर वो है जो एसी को डीसी में या कन्वर्ट करता है, तो प्लीज ये जो पुरानी वाली डेफिनेशन है इसको प्लीज काट देना, ये बहुत ही गलत डेफिनेशन है। दिस इज द मोस्ट करेक्ट डेफिनेशन कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर करता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें कोई भी तरीके का चेंज नहीं होता है, सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पे होता है। ठीक है, मूविंग टू द कंस्ट्रक्शन पार्ट। तो बेसिकली कुछ फॉलोइंग पार्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है कोर, जो कि एक लैमिनेटेड बाय सॉफ्ट आयरन होती है, जिसमें बेसिकली क्या होता है हमारे पास बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये प्रोवाइड करती है एक पाथ ऑफ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो अगर जैसे कोई चीज मैग्नेटिक पाथ को फ्लो करने के लिए पाथ प्रोवाइड करेगी तो वही बेसिकली क्या होती है, कोर होती है। फिर देन बात करते हैं बेसिकली ये एडी करंट लॉसेस जो रहते हैं, ठीक है, जो तरीके के लॉसेस, उससे भी बेसिकली ये लैमिनेट करती हैं चीज़ों को, मतलब प्रोवाइड ही करती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो कि हमारे पास है बेसिकली प्राइमरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो है बेसिकली इनपुट एसी सप्लाई, ठीक है, मतलब जो चीज़ इनपुट ली जाती है उससे कनेक्टेड रहती है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कोर में वो बेसिकली प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फिर बात करें सेकेंडरी वाले का, तो ये लोड से कनेक्टेड रहती है, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस रहता है बिकॉज चेंजिंग ऑफ फ्लक्स से। ठीक है, फिर बात करते हैं इंसुलेशन। तो ये दोनों वाइंडिंग्स जो है उनको सेपरेट करता है, सेकेंडरी और प्राइमरी को, और शॉर्ट सर्किट और लीकेज से बचाता है। कूलिंग सिस्टम की बात करें तो ऑयल और एयर इज यूज टू कूल डाउन द ट्रांसफॉर्मर। तो बेसिकली ऑयल और एयर जो है वो बेसिकली कूल डाउन करने के लिए यूज होता है। बुशिंग्स की बात करूँ तो ये इंसुलेटेड टर्मिनल्स होते हैं ताकि एक्सटर्नल वायर्स इसमें कनेक्ट हो सके, लाइक ठीक है, ये टर्मिनल्स तरीके के होते हैं जिसमें बेसिकली बाहर से हम चीजों को एक्सटर्नल वायर्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग टू बेसिकली दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स हमारे पास यहाँ पे बेसिकली होते हैं, एक होता है कोर टाइप और एक होता है शेल टाइप। यहाँ पे बेसिकली वाइंडिंग्स आर बोथ प्लेस्ड इन द लिम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर कोर जैसे होता है तो लिम्स इसमें ही प्रेजेंट रहते हैं। अ कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग्स बोथ द साइड। कोर जो है दोनों साइड रहती है सराउंडिंग्स के। बेटर फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, कूलिंग भी बेटर होती है इसमें वाइंडिंग्स एक्सपोर्ट, और ये बेसिकली इजियर टू मेंटेन एंड असेंबल। ठीक है, फिर अगर इसमें बात करूँ तो विंड वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन सेंट्रल लिम। ठीक है, तो एक बेसिकली सेंट्रल लिम रहता है जिसमें वाइंडिंग्स प्रेजेंट रहती है, और पूरी तरीके से जो कोर है वो सराउंड करता है वाइंडिंग्स फ्रॉम ऑल साइड। ये थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, रोबस्ट होता है। ठीक है, प्रिफर्ड फॉर लो वोल्टेज एंड हाई करंट एप्लीकेशंस, और मैग्नेटिक शील्डिंग जो है इसमें बेटर होती है। ठीक है, देन यहाँ पे बेसिकली आपको ट्रांसफॉर्मर का जो डायग्राम है वो आपको दिख जाएगा, सबसे इजी डायग्राम यही है। तो कभी भी अगर ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम आए तो आप बेसिकली ये वाला डायग्राम बना के आइएगा। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट बेसिकली प्रिंसिपल ऑपरेशन। तो प्रिंसिपल ऑपरेशन आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, कि अगर जैसे म्यूचुअल इंडक्शन अभी हमने पढ़ा कि अगर बात करूँ प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल्स होंगी, तो अगर प्राइमरी में बेसिकली आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा, सेकेंडरी में होगा। ठीक है, फिर बात करें व्हेन एसी करंट फ्लोस इन प्राइमरी वाइंडिंग इज जनरेट चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये फ्लक्स बेसिकली सेकेंडरी में होता है जो कि ईएमएफ इंड्यूस करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। जो बात मैंने अभी आपको समझाई वही बेसिकली आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है, चलिए इसमें बेसिकली एक इसकी ईएमएफ इक्वेशन आती है जो आपकी ये वाली होती है। ठीक है, तो इस ईएमएफ
इक्वेशन को मत भूलिएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइक अगर आप ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स भी देखो तो बहुत जगह आपका ये इक्वेशन यूज होती है। तो और आपको यहाँ पे जहां भी आप मतलब लिख रहे हो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर तो ये ईएमएफ इक्वेशन प्लीज लिखिएगा, ठीक है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मर रेशियो। तो अगेन ये वाली चीज भी आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होती है। एंड अभी तक आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मतलब हमने दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर सुने थे, स्टेप अप स्टेप डाउन आपने कोर और शेल वाला पढ़ा दिया। तो यार वो सिर्फ वाइंडिंग्स के ऊपर वाला क्लासिफिकेशन था, लेकिन यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन वाला भी मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें बेसिकली के लाइक छोटा रहता है तो उसको स्टेप डाउन बोलते हैं। यहाँ पे आप इस के को क्या है बेसिकली कांस्टेंट की तरह ट्रीट अप कर सकते हो, और बेसिकली अगर ये 1 से बड़ा रहता है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए मूविंग टू, बट अगर आपको स्टेप अप स्टेप डाउन आए तो आप क्या कर सकते हो, देखो इंक्रीज करने के लिए डिफ्रेंशिएट बताने के लिए कि इन तीनों, ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बात कर ली यहाँ पे k इज इक्वल्स टू यहाँ पे n1 n2 अपॉन n1, ठीक है। तो यहाँ पे k इंटू सॉरी 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 ये n1 आएगा, ठीक है। तो ठीक है, k इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, k n1 इज इक्वल्स टू n2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि क्या आपका बेसिकली यहाँ पे चीजें हो रही हैं, ठीक है। चलिए मूविंग टू बेसिकली नेक्स्ट पार्ट विच इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मर के और भी दो टाइप्स होते हैं जो कि लोड पे बेसिस रहते हैं, नो लोड और ऑन लोड, ठीक है। तो नो लोड की बात करूँ तो नो लोड क्या होता है, सबसे पहले सेकेंडरी वाले में ओपन रहता है और सेकेंडरी वाला इससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। करंट बात करें प्राइमरी में तो सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट, बट इसमें लोड प्लस मैग्नेटाइजिंग करंट दोनों रहता है। पावर ट्रांसफर इसमें बात करें तो ये नहीं करता है, ये ऑन लोड वाला करता है। कॉपर लॉस इसमें बहुत कम होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा होता है, प्रेजेंट भी होता है, ठीक है। चलिए मूविंग टू बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट विच इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मर लॉसेस, ठीक है। ये सेम चीज आई थिंक आपने पिछली यूनिट में पढ़ी थी, बस वो थोड़ा मशीन्स में था, और इसमें ट्रांसफॉर्मर है और इसमें एडी करंट और हिस्टैरिसीस वाला भी थोड़ा सा पॉइंट आ जाता है। तो इसको हम फटाफट से कवर अप करते हैं। तो देखो सबसे पहले आयरन लॉस की बात करूं तो ये ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से होती है, सिर्फ एक ही कोर में होती है, फिक्स्ड लॉस होता है। इसमें एडी और हिस्टैरिसीस लॉस वाली चीजें रहती है, जैसे मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करती है, और इसके लिए बेसिकली लैमिनेशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी जो है विदाउट लोड, ठीक है, विदाउट लोड वाले में जो एफिशिएंसी होती है वो काफी ज्यादा इसमें रिड्यूस होती है। तो इसमें हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट वाले लॉसेस दोनों आते हैं। बट ये फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको मैं न्यूमेरिकल वन शॉट में फॉर्मूला है इसका वो डिस्कस करूंगी, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसमें हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट लॉसेस ही होते हैं, ठीक है। देन अगर बात करूँ कॉपर लॉसेस की, तो वाइंडिंग्स की वजह से जो लॉस होता है वो होता है कॉपर वायर्स का जो रेजिस्टेंस है उनकी वजह से लॉस होता है। ये वेरिएबल लॉस रहता है, चेंज हो सकता है, करंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख लो आई स्क्वायर, फिर मोर ऑन फुल लोड, तो फुल लोड वाले में बहुत ज्यादा रहता है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस है एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीज। और ये थिक वायर अगर हम यूज करें तो बेसिकली आपका मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस। तो यहाँ पे देखो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन रिवर्सल की वजह से, और यहाँ पे एडी करंट लॉस बताऊँ तो देखो सर्कुलेटिंग ऑफ करंट्स इन कोर, मैंने आपको बताया था करंट सर्कुलेट करने की वजह से जो लॉस आता है वो एडी करंट लॉस होता है, और इसके फॉर्मूलाज भी आप ध्यान में यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके पेपर वैसे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है, लाइक अगर आपको न्यूमेरिकल वन शॉट में बताऊँ तो आज तक इसका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया। लेकिन यस क्योंकि हम इसको लॉसेस को लिखते हैं तो बेसिकली आपका जो लिखना है, ठीक है, लिखना है गेस मतलब आप समझ रहे होगे, इसका जो फॉर्मूला आंसर में लिखना है वो इम्पोर्टेंट हमारे पास होता है, ठीक है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी। ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी क्या होता है, बेसिकली आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, और बेसिकली आप उसको परसेंटेज में अगर लिखना चाहते हो तो 100 रहेगा, ठीक है। तो अगर बात करूँ आयरन लॉस तो बेसिकली ये कांस्टेंट रहता है, और कॉपर लॉस आपका रहता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहता है ट्रांसफॉर्मर, तो जब जहाँ पे आयरन लॉस और कॉपर लॉस जो है एक जैसा रहता है वहां पे इसको बोला जाता है। क्योंकि अगर देखो देखा जाए तो आयरन लॉस बहुत ही कम रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। लेकिन कॉपर लॉस जो है बेसिकली वेरिएबल रहता है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो अगर ये दोनों एक जैसे ही हैं तो यानी इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी रहेगी ट्रांसफॉर्मर की, अगर नहीं है तो अलग अलग इसमें होता है, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर टेस्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है,
देखो ट्रांसफार्मर टेस्ट बेसिकली एक रहता है ओपन सर्किट टेस्ट और एक रहता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी इज कनेक्टेड टू रेटेड वोल्टेज और यहाँ पे सेकेंडरी को शॉर्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी ओपन रहती है, यहाँ पे बेसिकली थोड़ी सी क्लोज रहती है। ये आयरन लॉस को मेजर करता है और ये कॉपर लॉस को बेसिकली यहाँ पे मेजर करता है, ठीक है। फिर एम मीटर, वोल्ट मीटर और वॉट मीटर का यूज किया जाता है इसमें। नो लोड करंट इज ऑब्जर्व, ठीक है, नो लोड करंट इज ऑब्जर्व, यहाँ पे फुल लोड करंट इज इनफ, ठीक है। और सारा कुछ जो करंट है वाइंडिंग्स के थ्रू पास किया जाता है। लो पावर कंजम्पशन, इसमें पावर कंजम्पशन भी बेसिकली लो ही होता है। और कॉपर लॉस जो है वॉट मीटर की रीडिंग से हम इसमें बेसिकली निकालते हैं। एफिशिएंसी कैलकुलेशन में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपका कोर लॉस मेजर कर रहा है, यानी कि ऑब्वियसली आयरन लॉस मेजर कर रहा है, जो कि एफिशिएंसी के लिए भी बेसिकली यहाँ पे होता है। लेकिन इसमें कोई भी आयरन लॉस बेसिकली नहीं होता है, इसमें कॉपर लॉस मेजर करता है, ठीक है। अगेन ये भी वही चीज़, मतलब उसके लिए भी हेल्प करता है यहाँ पे, किसके लिए, एफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए। डन ऑन एलवी साइड, तो दोनों एलवी साइड पे किया जाता है और ये एचवी साइड पे किया जाता है। मैग्नेटाइजिंग करंट इज मेजर, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट मेजर किया जाता है और इसमें हाई करंट को ऑब्जर्व किया जाता है। इम्पिडेंस के लिए हेल्प किया जाता है, इम्पिडेंस को कैलकुलेट करने के लिए हेल्प किया जाता है और रेगुलेशन के लिए भी इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो, देखो आपको डिफरेंस भी लिखना हो तो मैंने आपको कुछ कुछ डिफरेंस भी बता दिए। एंड इसकी जो खुद की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अब देखो शॉर्ट सर्किट वाले में इम्पीडेंस और रेगुलेशन की बात अलग है, तो आप वो ट्रांसफॉर्मर ओपन सर्किट वाले में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स और डिफरेंस कुछ भी आए इस पे लिखने को, तो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज बेसिकली ऑल फॉर्मूला लिस्ट। तो ये फॉर्मूला लिस्ट वैसे तो मैं आपको जो हमारा वन शॉट होने वाला है न्यूमेरिकल वाला, उसमें भी दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे भी मैंने दिखा दी है। वैसे इसमें वही सारे फॉर्मूलाज हैं जो हमने पूरी लाइक उसमें पढ़े, आप कह सकते हो एक यूनिट, मतलब पूरी समरी वाइज है। देखो सबसे पहला मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, फिर मैग्नेटिक बेसिकली डेंसिटी का फॉर्मूला है मैग्नेटाइजिंग, फिर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, फिर परमिएबिलिटी का है, फिर मैग्नेटोमोटिक फोर्स का है, रिलक्टेंस का है, मीन्स इसका उल्टा हो जाएगा, फिर ईएमएफ का है, फिर फोर्स आई बी एल साइन थीटा का है, एनर्जी का है, एफिशिएंसी का है, बेसिकली वीआर वाले जो यहाँ पे होते हैं उसका है, और बेसिकली यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस और बेसिकली ईएमएफ वाला। और इसमें अभी आई थिंक ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर जो रेशियो वाला था वो फॉर्मूला इसमें रह गया, बस एक वो है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हाँ जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मुझे लगे यहाँ पे मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं, ठीक है। एक मिस हो चुका है ट्रांसफॉर्मर वाला रेशियो, वो भी आप देख लीजिएगा। ये सारे फॉर्मूलाज आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो ये है कि कभी आज तक इनका क्वेश्चन नहीं आया, तो अब आ जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि अगर आप इनको लिखते हो तो आपका आंसर करेक्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, और आपकी कॉपी की जो एक इमेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगी। तो प्लीज़ इनको जो है इंक्लूड करिएगा, ठीक है। चलिए एक और चीज़ बेसिकली यहाँ पे यहाँ पे मुझे आरजीपीवी नोट्स में कुछ चीज़ें मिली। वैसे देखो ये वाला जो है, ठीक है, ये मैं आपको बोल रही थी, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन है, इनको मैं आपको समझाने वाली हूँ इन द न्यूमेरिकल वन शॉट, ठीक है। तो प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि ये जो है यहाँ पे गिवन था लेकिन आपने नहीं समझा है, आरजीपीवी नोट से मैंने भी लिया है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं कि कब फुल लोड होगा, कब हाफ लोड, क्या 1/2, कब क्या कुछ एक्स वैक्स लेना है, ये सब आपके न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में है। तो जस्ट वेट फॉर दैट पार्ट। अभी जो एफिशिएंसी का थ्योरेटिकल पार्ट था वो मैंने आपको कवर अप करवा लिया है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको न्यूमेरिकल वाले में कवर अप करवाऊंगी। एंड यस यहाँ पे कुछ चीज़ें और थी जो मुझे लगा कि रिलेशंस में इसमें अगर मुझसे कुछ छूट गया हो, तो ये आरजीबीवी रिलेशंस में से जो अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस आपको लगे तो आप इसमें एक बार इसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। वैसे तो इसमें सारे वही रिलेशंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए अच्छे से, मतलब इसमें तो देखो ऐसे खिचड़ी के बन के गिवन है, ठीक है, बट मैंने आपको पूरे एक टेबल वाइज में पढ़ाए थे। तो अगर आपको फिर भी लाइक इसमें से कुछ आपको नया मिल जाए, ठीक है, एयर गैप और ये सब, ठीक है, आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा। बाकी ये कभी भी नहीं पूछे गए हैं और ना ही पूछे जाएंगे, लेकिन यस यहाँ पे थे नोट्स में तो मैंने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब हम चलते हैं कंटेंट वाले सेक्शन पे, ठीक है। और मैंने आपको जैसा बताया था इस सीरीज में हम रेड पेन से मैं आपको आखिरी में मार्क करके दिखा देती हूँ कि कौन कौन से क्या इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप यूनिट छोड़ रहे हो तो क्या क्या पढ़ लो, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगी, ट्रांसफॉर्मर का सब कुछ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का सब कुछ मतलब देखो यहाँ पे पूरा ये ट्रांसफॉर्मर ही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के टेस्ट, उसकी वर्किंग, उसके लॉस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के टेस्ट, उसके वर्किंग, उसके लॉस, एफिशिएंसी न्यूमेरिकल वाले में कवर अप हो जाएगा, लेकिन उसके कंडीशंस, उसका लॉसेज और टेस्ट पूरा आप कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पे, तो आपका नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है फेरेडेज लॉ का,
ठीक है, फेराडेज लॉ का, और सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि अगेन देखो यही बात मैं कहूंगी क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मर वाले पे अगेन आ रहा है। ठीक है, तो सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप और कुछ करना चाहते हो तो हिस्टैरिसीस बीएच कर्व कर लीजिएगा। और बेसिकली थोड़ा सा अगर बात करूं तो यहाँ पे आप ये वाली चीज जो है मैग्नेटिक कंडीशन और इसके जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं उनको देख लीजिएगा क्योंकि ये कंडीशन उन्हीं फॉर्मूले में कवर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने कितने टॉपिक्स बताए, बीएच कर्व और हिस्टैरिसीस एक ही टॉपिक है, फेराडेज लॉ एक ही टॉपिक है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन एक ही टॉपिक है, और पूरा ट्रांसफॉर्मर ये पूरे एक ही टॉपिक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से जो भी देखो क्वेश्चन आएंगे वो 4 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं, जिसमें से एक तो डेफिनेटली आपका लॉसेस के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, एफिशिएंसी वाले के ऊपर, फिर दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, तीसरा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है ये पूरे मैग्नेटिक वाले पार्ट में, और चौथा भी बेसिकली देखो आपका न्यूमेरिकल आ सकता है या मैग्नेटिक या ट्रांसफॉर्मर वाले में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, मिनिमम अगर बात करूँ तो 3 आने के तो काबिल है ही, क्योंकि एक न्यूमेरिकल और एक मैग्नेटिक वाले में से और एक ट्रांसफॉर्मर वाले में से। ठीक है, तो इस सारे चीज़ों को अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। सारा कुछ देखो इसमें जो शॉर्ट फॉर्म्स में आ सकता है। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स है ये शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। लाइक देखो सीरीज पैरेलल कभी नहीं आएगा आपको, बेसिकली ये जो बीएच का इस तरह से शॉर्ट नोट में आएगा। लेकिन फिर अगर बात करूँ ये एसी एक्साइटेशन और ये सब जो मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सब शॉर्ट नोट्स में आएगा। लॉ सारे शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। और ट्रांसफॉर्मर तो देखो वही है, तो एक वो लिखेंगे कि शॉर्ट नोट ट्रांसफॉर्मर लिख लो, या उसकी वर्किंग लिख लो, या उसके पार्ट्स लिख लो, या उसको ड्रॉ करके बता दो। और न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल वाला वीडियो आपके पास आ ही जाएगा। तो ये सब आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, सारा कुछ वर्किंग और शॉर्ट नोट्स वाले फॉर्म में ही इसमें क्वेश्चन आएंगे या एक्सप्लेन करने के फॉर्म में। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो यस कुछ क्विक अपडेट्स है मेरे पास आपके लिए। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको सारी अपडेट्स बता ही दी हैं, लेकिन यस कुछ और अपडेट्स हैं तो उनको भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ऐसे वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। ठीक है, ऐसे वीडियोस आपके पास जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, आज में ही आपके सारे मोस्टली टॉपिक्स कवर अप करने की कोशिश करी जाएगी। तो ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, और तो स्टे ट्यून रहिएगा। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो बी ट्रिपल ई के आपके थ्योरी वन शॉट्स एंड न्यूमेरिकल वन शॉट्स अलग अलग हैं। हर यूनिट वाइज मैंने अलग अलग बना रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 3 का थ्योरी वन शॉट था। न्यूमेरिकल वन शॉट आपका इसके बाद आने वाला है कुछ ही मिनट्स में। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करूँ तो आपको पता है कि यूनिट 4 एंड यूनिट 5 के हम, ठीक है, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 हम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी वाला भी और वन शॉट वाला भी। ठीक है, तो इस वाले में थ्योरी वन शॉट और न्यूमेरिकल वन शॉट दोनों कर चुके हैं। तो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ आप वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में लिंक मिल जाएगी। ऑल्सो यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स जो हमारे हैं, ठीक है, हमारे चैनल के यूट्यूब शॉर्ट्स, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 4th एंड 5th यूनिट आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी जाके देख लीजिएगा। इस लेक्चर के नोट्स और लेक्चर पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसकी लिंक आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट, ठीक है, अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट या फिर क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको 30 तारीख का बी ट्रिपल ई का पेपर है। देन सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक आ जाएंगी, तो इसके लिए प्लीज़ बेल आइकन का भी प्रेस करके रखिएगा ताकि हम जैसे ही डालें आपको नोटिफाई हो जाए। और बाकी इंस्टेंट अपडेट पाने के लिए एंड बेसिकली नोट्स के लिए आप जो है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगी। सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, क्योंकि ये ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और एक सब्सक्राइबर ही हमको लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, हमारे लिए हर एक सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब लाइक आप सब्सक्राइब करके जाते हो चैनल को। तो यस, दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं 3rd यूनिट के न्यूमेरिकल वन शॉट के साथ। बाय बाय।